हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सेशन। मींस जो भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इसी फॉर्मेट में आते हैं, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, हरियाणा सेट का, ग्रुप सी डी, मींस आजकल इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। सो लेट अस स्टार्ट। नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग इंसेक्टा यानी कीट के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। इसमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। इनके पैर आपस में जुड़े होते हैं। इनके प्रत्येक शरीर खंड में 1 जोड़ी पैर होते हैं। इनके वक्षीय खंडों में पैर विद्यमान रहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी। कीट ऑर्थोपोडा संघ का एक प्रमुख वर्ग है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में आधे से अधिक कीट होते हैं। कीट के प्रत्येक खंड में 1 जोड़ी टांगें होती हैं। प्रत्येक टांग 5 भागों में विभाजित रहते हैं। नेक्स्ट है टिमोथी डोनाल्ड कुक टिम कुक के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं? गूगल, ट्विटर, अमेजॉन, एप्पल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, एप्पल। यानी डोनाल्ड कुक एप्पल कंपनी के मुख्य CEO हैं। इन्हें टिम कुक के नाम से, यानी जो इनका फेमस नेम है, टिम कुक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचील की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? वीरा पांड्या कट्टाबोम्मन, राजा चोल, मार्तंड वर्मा, हैदर अली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मार्तंड वर्मा। यानी दक्षिण भारत के मार्तंड वर्मा ने वर्ष 1741 में कोलाचील की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया था। नेक्स्ट है राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक कौन थे? अजात शत्रु, सारिपुत्र, जीवक या राहुला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीवक। हर्षक वंश के शासक बिंबिसार के दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक रहा करते थे, उनका नाम जीवक था। उसे बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा था। नेक्स्ट है वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? लंदन, पेरिस, रोम, ब्रुसेलस। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेरिस। वर्साय महल फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। इस महल का निर्माण लुई 14वें द्वारा बनवाया गया था। यह यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल है। वर्साय की संधि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी और गठबंधन देशों यानी ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस इनके बीच हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 10, 12, 18 या 25? राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारत सरकार ने देश भर में 18 बायोस्फीयर भंडार स्थापित किए हैं। ये बायोस्फीयर भंडार भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं। इन 18 बायोस्फीयर में से 9 को यूनेस्को के बायोस्फीयर की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है दांदेली वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? मीन्स ये जो
अभयारण्य वाले जो क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये मोस्टली हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। दांदेली वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा 10 मई 1956 को दिया गया था। इसे 2006 में दांदेली टाइगर रिजर्व 2006 में घोषित किया गया था। दांदेली अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथमेडु व्यू पॉइंट, अटुकाड झरना मिलेंगे? मुन्नार, ऊटी, कोडाईकनाल या यरकौड? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुन्नार। यानी केरल राज्य के मुन्नार एक पर्वतीय एवं पर्यटक स्थल है। यहाँ पर चेपारा झरना, पोथमेडु व्यू पॉइंट और अटुकाड झरना देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? डेनमार्क, स्कॉटलैंड, फ्रांस, इटली? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इटली। इटली का वेनिस शहर नगरों और पुलों से युक्त है। इसकी प्राकृतिक खूबसूरती एक कला चित्र के समान दिखाई देती है। यह शहर सांस्कृतिक एवं व्यापारिक केंद्र है। इस नगर में गोंडोवा नाव में सवार होकर सैलानी घूमते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल या भारत के मुख्य न्यायाधीश? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। यानी यहाँ पर क्योंकि वैसे तो अगर बिना अनुच्छेद के क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में किसे सजा माफ करने की यानी शक्ति प्राप्त है, फिर तो राष्ट्रपति को, लेकिन अनुच्छेद के अकॉर्डिंग ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। यानी इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को किसी भी अपराधी की जो सज़ा है उसको माफ़ करने का अधिकार है या कम करने या टालने और निलंबन करने की शक्ति प्राप्त है। इसी तरह जैसे भारत के राष्ट्रपति को है सेंटर में, उसी तरह स्टेट में राज्यपाल को वो शक्तियाँ प्राप्त हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जैसे किसी से कंपैरिजन की जाती है, सिमिलैरिटी, जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क, अशोक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। यानी समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश का चौथा राजा और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। वह भारतीय इतिहास में बड़े और सफल सेनानायक में से एक माना जाता है। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश का तीसरा शासक था। उसका शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग, यानी कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि गोल्डन एज ऑफ किस शासन के काल को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के काल को गोल्डन एज कहा जाता है। समुद्रगुप्त एक उदार शासक, एक वीर योद्धा और कला का संरक्षक था। उसका नाम जावा पाठ में तंत्री कमंदका के नाम से प्रकट है। समुद्रगुप्त के कई अग्रज भाई थे, फिर भी उनके पिता ने उनकी अद्भुत प्रतिभा को देखकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा था और उनके बारे में बी.ए. स्मिथ ने आकलन किया है कि समुद्रगुप्त प्राचीन काल में भारत का नेपोलियन था। यानी कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किसने कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था। नेक्स्ट है
भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य यानी सुपारी निम्नलिखित में से कौन सा है? केरल, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, कर्नाटक। राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। यानी भारत में सबसे ज़्यादा जो सुपारी पैदा की जाती है वो कर्नाटक में की जाती है। सुपारी का उपयोग धार्मिक कार्यों एवं पान में इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? यानी यहाँ पर वाटर साइकिल पूछा गया है, वाष्पीकरण, उदरोपातक, हिमीकरण या विगलन। राइट आंसर है ऑप्शन ए वाष्पीकरण। यानी किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन कहलाता है। वाष्पीकरण दो प्रकार का होता है, एक तो वाष्पन और एक क्वथन। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट है, ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है? फ्रांस, चीन, जापान या रूस। राइट आंसर है ऑप्शन डी रूस यानी रशिया। भारत ने रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने का समझौता किया है। यानी यहाँ पर अगर इसका विग्रह देखें, ब्रह्मा और ओ, ब्रह्मो और प्लस ओस यानी ब्रह्मा यानी जो इंडिया से लिया गया है और ओस यानी रूस ये रशिया से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? चुनाव, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, पंचायतें, एक राज्यपाल की शक्तियाँ। राइट आंसर है ऑप्शन ए चुनाव यानी इलेक्शन। भारतीय संविधान के भाग 15 यानी क्योंकि संविधान के कितने भाग हैं, 22 भागों में संविधान बटा हुआ है और उसके आगे भी सब पॉइंट्स हैं। अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है और चुनाव आयोग पहली बार 1979 में 3 सदस्यीय बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यानी यहाँ पर वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? डार्विन, पर्थ, ब्रिस्बेन, होबार्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी पर्थ। यानी पर्थ ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसकी स्थापना 12 जून 1829 को कैप्टन जेम्स स्टर्लिंग ने की थी। नेक्स्ट है, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई है स्वीडन द्वारा, भूटान द्वारा, ऑस्ट्रिया द्वारा या फिर भारत द्वारा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी भूटान द्वारा। यानी सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा भूटान द्वारा दी गई है। 2008 में भूटान के संविधान में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी GNH को शामिल किया गया। 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया। 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस घोषित किया गया क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रसन्नता दिवस है वो 20 मार्च है। और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व प्रसन्नता सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट या UNCLOS यानी सामुद्रिक। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी
यानी विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 160 है। नेक्स्ट है, हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया है? 1947, 1952, 1990 या फिर 1993? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1993। यानी हाथ से मैला उठाने संबंधित एक्ट 1993 में बनाया गया, इस कार्य को अवैध घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को, 8 जुलाई, 11 जुलाई या 25 जुलाई को? राइट आंसर है ऑप्शन सी 11 जुलाई को। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हुई थी। नेक्स्ट है मैथ्स। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30, 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो, कौन सी है? यानी यहाँ पर हमें बताना है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे 24, 30 और 36, इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम होगा 360 यानी 360। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो होते हैं 4 9, यानी देन इसको 360 से भाग कर देना है। 360 यानी ये जाएगा 2 पर, देन 2 0 0 2 और 2 3 4 एक साथ, देन ये हो जाएगा 9 7 2 9। ये दोबारा किस पे जाएगा, यानी 3 8 24, यानी ये जाएगा 7 पर, तो ये आ जाएगा 0 2 5 2। सो ये हो जाएगा 9 7 और 2 2 7 9। यानी 360 को अगर हम 27 से गुना करें तो हमारे पास 9720 आता है, क्योंकि इसमें ये रिमाइंडर है, शेष हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इससे विभाजित होने चाहिए, लेकिन ये आपके 9720 जो है वो आपके विकल्प यानी 9620 बिल्कुल नियर ऑप्शंस दे रखा है। सो जो पहले वाली तो नहीं है, तो दूसरी जो बड़ी से बड़ी संख्या रहेगी वो रहेगी 9720 में से 360 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगी 9360। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक 10 और 5 है तो आंकड़ों के समूह मानक विचलन होगा, यानी मीन जो है उसका जो माध्य रहेगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी समूह का मानक विचलन अपॉन माध्य। ठीक है, समूह का मानक विचलन अपॉन माध्य, तो मीन्स इसको CV से भी डिनोट किया जाता है, यानी CV इज इक्वल टू S अपॉन X। तो ये हो जाएगा, यानी हमारे पास जो CV है यानी जो टोटल 10 है और S ये निकालना है हमें, S अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 50। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यदि x² प्लस 1 अपॉन x² इज इक्वल टू 23, तो इसका मान निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जो ये दे रखा है इससे निकालना है, तो दोनों तरफ का इसमें स्क्वायर कर देना है, यानी इसका वर्ग कर देना है। तो इसका वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा x4 प्लस 1 अपॉन x4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x² मल्टीप्लाई बाय x² इज इक्वल टू 23 का वर्ग हो जाएगा 529। देन उसके बाद x4 प्लस 1 अपॉन x4
प्लस 2 इजिकल टू 529 में से 4 माइनस, तो 527 इज द आंसर। नेक्स्ट है, सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। अब सुरेश ने 5 माह के लिए 5,000 और संदीप ने 6 महीने के लिए 6,000 लगाए और साल के अंत तक इन दोनों को लाभ 610 रुपये हुआ। तो इसमें संदीप का हिस्सा निकालना है, यानी SU हम सुरेश और S संदीप। अब इसमें क्या करना है, जो लाभ होता है, लाभ क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होता है कि लाभ क्या होता है। लाभ होता है जो हम निवेश करते हैं और उसमें जितना समय लगता है, यानी 5 महीने गुना जो निवेश रहेगा 5,000, ये तो सुरेश का रहेगा, और संदीप का रहेगा 6 महीने गुना 6,000, क्योंकि इसकी रेशो होती है। देन ये इसको सॉल्व करके आ जाएगा 25 और 36। अब संदीप का लाभ निकालना है। अब संदीप का लाभ हो जाएगा, ये संदीप है, यानी 36 बटे इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 61 मल्टीप्लाई बाय 610, तो ये आ जाएगा 360। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर जितनी भी ये संख्याएं दी गई हैं, यानी इनमें औसत क्या करना है, सभी का योग, और इसको गिन लेना है कि ये कितनी संख्याएं हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इन सभी को जोड़कर अपॉन 6, उससे 6 से भाग कर देना। जैसे ये हो जाएंगी 6n प्लस 15 अपॉन 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगी 6n अपॉन 6 प्लस 15 अपॉन 6, सो ये हो जाएगी n प्लस 5 अपॉन 2, यानी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। यदि किसी भिन्न के अंश, ये हर है, हर में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो हम मान लीजिए आप x बटे वाई या a बटे b, आप कोई भी भिन्न मान लीजिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि यदि किसी भिन्न के हर होता है, ये डेनोमिनेटर, तो हर में 1 जोड़ा जाता है तो वो 1/2 हो जाती है, ठीक है। यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है, अब दूसरा इसमें पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगी, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई 2a इज इक्वल टू b प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगी 2a माइनस b इज इक्वल टू 1, यानी इसको हम 1 मान लेते हैं, जो इक्वेशन है, क्योंकि सेम ही इसको इक्वल करना है। देन उसके बाद यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़, अब अंश में आप 1 जोड़ दीजिए, यानी a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू 1, तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगी a माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो ये सेकंड समीकरण है, अब इसको सॉल्व करना है। सो ये हो जाएगी, वी हैव अ स्पेस हियर, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब इसको क्या, इसके साइन चेंज कर दे रहे हैं, माइनस प्लस माइनस b कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा a प्लस a इज इक्वल टू, दिस इज -1, ये माइनस हो जाएगा इधर, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये a बराबर 2 हो जाएगा। जब अब इसमें निकालना है, जब a का मान 2 है तो b का निकाल लेंगे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर 125 आ जाएगा। सॉरी, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर इसमें स्क्वायर दे रखा है, तो अब इसमें क्या है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आप क्विक करना चाहते हैं, जैसे हमें अगर आपको स्क्वायर याद है या क्यूब याद है आपको, जैसे 225 का अगर आप डायरेक्ट इसको करते हैं तो टाइम सेविंग भी होती है। 225 का जो स्क्वायर बनेगा वो 15, यानी 154 में अगर आप 15 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 169, और
अब 169 का जो स्क्वायर रहेगा दैट इज़ 13। बिल्कुल आप एक क्विक देन आपको क्या करना है 1512 में आपको 13 ऐड कर देना है। देन ये हो जाएगा 156 और 156 का जो स्क्वायर रहेगा वो रहेगा 125। तो इस तरह से ये क्विक बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 36 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में तो 27 व्यक्ति उसी कार्य को, बिल्कुल इसको क्या करना है कि 36 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में करते हैं तो 27 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। सो ये हो जाएगा, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 3 18 9 चुका 36, तो दिस इज 24। नेक्स्ट है, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं होता है तो आपको इसी तरह ही सॉल्व करने हैं, बिल्कुल एक्यूरेट। नेक्स्ट है ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार है। यदि किसी वर्ष में ए को लाभ 1/3 भाग, बी को 1/4 भाग और सी को 5000 मिले तो ए को कितना लाभ मिला। मीन्स सीधे से आपको ये पता होना चाहिए कि हमने जो क्वेश्चन निकालना है इस लाइन से निकालना है, क्योंकि पेपर में एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होता कि आप इनको लिखते बैठें। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि ए, बी और सी, ए, बी और सी मीन्स इनमें ए को लाभ का मिला है। तो हम मान लेते कि मान लेते मीन्स इसको 1/3 भाग मिला है, मीन्स इन्होंने जो दिया है इसको 1/4, लेकिन सी को 5000 दे रखे हैं तो इट मीन्स इन दोनों को ऐड करके 1/3 को 1 में से माइनस, क्योंकि शेष ऐसे ही निकलता है तो एकदम क्विक इसको ऐसे ऐड करके तो इसका लाभ जो हो जाएगा वो 5/12 मीन्स ये इसके इक्वेशन इक्वल हो गई है। देन अब ए का भाग हो जाएगा 1/3x, बी का हो जाएगा 1/4x और सी का हो जाएगा 5/12x। तो ये 5/12x इज इक्वल टू 5000। तो इसी से ये क्वेश्चन निकलेगा, तो सीधा सा तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 5000 गुना 12/5। तो ये हो जाएगा 12000। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो 12000। तो इसमें से हमें a का लाभ बताना है। a का लाभ, तो a का लाभ है 1/3, तो मीन्स 1/3 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी ये हो जाएगा 4000। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां दे रखी हैं और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपने क्या करना है 35 + 40 + 45/2 इसको ऐड करके आ जाएगा 60। ठीक है। देन क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल क्या होता है कि जितने भी भुजाएं होती हैं जैसे S-A और S-B और S-C होता है और देन S से गुणा, तो ये इसका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो उसमें ये वैल्यू पुट करनी है, यानी ये हो जाएगी, हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगी 60 गुना में 25 गुना 20 गुना में 15 और सारे का स्क्वायर, ये आ जाएगी 67082 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निश्चित दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दिया नहीं गया है, यदि इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाता है तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो इसमें कुल धनराशि जो मूलधन है वो पूछा गया है। तो अब इसमें क्या करना है, एक शॉर्ट ट्रिक से निकलता है, यानी जो P है वो मूलधन है, P = R रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन, यानी ये जो दे रखा है 2 वर्ष और फिर उसके साथ यानी P + 300। सो इससे यानी अब प्रश्न में क्या दिया गया है,
अब प्रश्न में ये दिया गया है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर, तो अब धनराशि है P और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 3% पर दे रखी है, R+3/2 वर्ष दे रखा है, और देन ये हो जाएगा x। तो अब जो 3%, अब यहाँ पर ये क्या रखा है कि जो 3% दर है 2 वर्ष तक ज़्यादा ब्याज मिलता तो 300 रुपये ज़्यादा मिलते, यही कहा गया है। तो ये हो जाएगी 3% गुना में 2 = 300, और 100% अगर मिलता तो 100% होता 300/3 गुणा 2 गुणा 100, तो 100% कब होगा? तो इसके बाद आएगा ये, इसको सॉल्व करके 5000, यानी टोटल जो पैसे, थोड़ा सा इसको घुमाकर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कि मूलधन राशि क्या थी। नेक्स्ट है वह बिंदु जो y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में y अक्ष पर 5 मात्रक की दूरी पर स्थित है। बस इसमें क्या करना है, जो डायग्राम हम शुरू से 5-6 क्लास में सीखते हैं कि ये y वाला है और ये y एक्सिस अगर याद हो आपको, x एक्सिस, और इसमें ये जो पॉइंट रहता है ये 0 से डिनोट किया जाता है, ये वाला माइनस का होता है। एंड तो इसमें 5 मात्रक की दूरी, तो 5 मात्रक की दूरी मीन्स 0, ऋणात्मक दिशा पूछी गई तो ऑब्वियसली 0 - 5 होगा। ये देखिए उलझाने के लिए एक ऑप्शंस दिया गया है -5, क्योंकि 0 से चलता है ये, 0 से यानी -1, -2, -3, -4 और -5, इस तरह से। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यदि ABC 3 धनात्मक राशियां HP में हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब यहाँ पर ये गिवन है कि जो धनात्मक हो यानी पॉजिटिव फॉर्म में हो, तो इसका मतलब ये है कि अगर B A और C का HM होगा, B A और C का HM होगा, तो A और C का GM, A और C का GM हो जाएगा √AC, मीन्स इसका GM जो होगा, तो इसका मतलब GM इज़ ग्रेटर देन HM। सो इसी तरह √AC इज़ ग्रेटर देन B। तो ये तो इक्वेशन हो गई फर्स्ट। फिर इसके बाद A का स्क्वायर और C का स्क्वायर, इसका AM निकाल लेते हैं। इसका AM क्या रहेगा, A का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर अपॉन 2, और इसी का ही GM अगर जब हम निकालते हैं तो GM रहेगा इसका A का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय C का स्क्वायर, सारे का होल स्क्वायर यानी AC। सो अब AM जो है GM से ग्रेटर देन है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर अपॉन 2, यानी ये हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर अपॉन 2 इज़ ग्रेटर देन AC इज़ ग्रेटर देन B का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 2B का स्क्वायर, यानी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन B। नेक्स्ट है यदि साइन 17 डिग्री थीटा मीन्स, तो सिकेंट 17 माइनस साइन 73 का मान होगा, तो ये फॉर्मूले से ही चलता है। तो इसमें क्या करना है, काफ़ी लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। तो इसमें साइन का ये जो x/y मान दे रखा है, तो इसका मतलब ये है, तो साइन 90 डिग्री माइनस 73 अपॉन x अपॉन y, ठीक है। देन इसके बाद ये हो जाएगा कॉसिकेंट 73 अपॉन x/y। देन साइन, क्योंकि अलग अलग से निकालने हैं, साइन 73 साइन ये 73 है, 73 का फॉर्मूला क्या रहेगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन वाई का स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा
कोसिकेंट 17, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाता है, इज इक्वल टू y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अपॉन y का स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर। तो अब इसके बाद हमें ये निकालना है सीकेंट 17 और साइन 73। इस तरह का क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में तभी कीजिएगा जब अगर आप श्योर हों कि आपको ये आता है। तो इसमें सेकेंट 17 माइनस साइन 73 ये हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, यानी ये हो जाएगा सेकेंड 17 हो जाएगा y अपॉन y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर अपॉन y, देन ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अपॉन y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर। तो लास्टली हमें क्या इसका जो प्रोडक्ट आता है ये आता है x का स्क्वायर अपॉन y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, क्योंकि वही फॉर्मूला चल रहा है इसमें a प्लस बी वाला, और सारे का होल स्क्वायर, यानी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि PA 0.65 और PB 0.15 हो तो इसका मान निकालना है, PA और P प्लस B। तो इसमें क्या करना है, PA, तो पहले आप PA का मान निकाल लीजिए, यानी PA का मान क्या रहेगा 1 माइनस 0.65, तो ये हो जाएगा 0.35। ठीक है, इसी तरह आप PB का मान निकाल लीजिए, क्योंकि PB का दे रखा है 0.15, तो अब PB क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा 1 माइनस 0.15, ये हो जाएगा 0.85। ठीक है, तो 0.85 हो जाएगा। तो अब इसको ऐड कर दीजिए, यानी 0.35 प्लस 0.85, तो इसको ऐड करके आ जाएगा 0.1 यानी 1.20। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रीजनिंग। अब निम्नलिखित आकृति में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। अब यहाँ पर एरो दे रखी हैं, तो मेन इसमें क्या है, अगर क्योंकि इसमें आपको एरो देखना है, कोई भी आप एक एरो ले लीजिए इसमें जो मतलब आपको समझ आता है, यानी कंडीशंस देखिए इसमें कि सबसे पहले ये दे रखा है कि एक वेस्ट यानी सारी दिशाओं में घूम रहे हैं, सबसे पहले ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। देन अपोजिट हो गए हैं 2 नॉर्थ में, यानी कंडीशंस देखनी है, 2 साउथ में। देन अगेन फर्स्ट वाली ये कंडीशन है सेम हियर, और फिर उसके बाद जो इनके अपोजिट रहेंगे, यानी 2 साउथ और 2 नॉर्थ, लेकिन अपोजिट फॉर्म में। तो आगे कौन सी आ सकती है इसमें से? सो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज, तो इसमें आएगी सेम ये वाली ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर ये देख लीजिए फर्स्ट वन, देन ये, फिर सेम कंडीशन, देन ये, तो फिर आएगी यही वाली कंडीशन आएगी सेम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, यानी आपको इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है। तो आप देख लीजिए कि कौन से 2 चिन्ह करेंगे आप, जो इधर 16 हो जाए, इसमें आपको चिन्ह रख के ही इसको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले लास्ट ऑप्शन उठाते हैं, तो इसमें हो जाएगा माइनस और प्लस, यानी ये हो जाएगा 10 इसमें 10 + 5
अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 10 इज इक्वल टू 16। तो अगर हम ऑप्शन डी उठाते हैं, मीन्स कोई भी ऑप्शन आप उठा लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 यानी 10 माइनस 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 16, देन 10 माइनस 5, ये हो जाएगा 10 माइनस 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 4 यानी हो जाएगा 16। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि 16 इज इक्वल टू 16 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार एक समान हैं और एक संख्या असमान है। असमान संख्या का चयन करना है, यानी यहाँ दे रखी है 338, 28, 64 और 217। मीन्स किसी तरह से भी हो सकता है, ये किसी का वर्ग हो सकता है, किसी जैसे 28 भाज्य है, ये 14 दूना 28, 64 ये दोनों अभाज्य हैं, तो इस तरह का रूल इसमें नहीं चलेगा। तो इसमें माइनस प्लस इसको करके देख लेते हैं। जो डिजिट्स हैं 3 और 3 6 और 8 14, 8 और 2 10, 6 और 4 10, 7 और 2 और 1 10, तो मीन्स ये तीनों 10 है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन। डी सी का पुत्र है और ई का भाई है और ई एफ की भतीजी नीस है। सी बी की बहन है और ए की आंटी है। बी के पिता के 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, एक पुत्र पुत्री हैं। ए एफ का पुत्र है, तो एफ का सी से, तो मीन्स इस तरह का क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए पहले पूरा। ब्लड रिलेशन में कई बार अननेसेसरी जो सेंटेंस दिए होते हैं, लेकिन इसमें हमें फोकस रखना है कि एफ का सी से क्या संबंध है। तो सबसे पहले सी कौन है? डी का बेटा, यानी डी का पुत्र है सी। तो अब इसमें देखिए सी का पुत्र यानी डी जो है वो सी का पुत्र है, तो जो मेल है उसको बॉक्स में कर लेते हैं। और ई का भाई है, और ई का भाई है कौन? डी जो है वो सी का पुत्र है और ई का भाई है ई का, ठीक है। देन ई एफ की भतीजी है, तो इट मीन्स ई फीमेल है और एफ की यानी कि जो एफ है ये इसकी नीस है, तो हम एन से डिनोट कर लेते हैं, एन ई मीन्स ये इसकी नीस है। सी बी की बहन है, ये जो सी है ये बी की बहन है यानी बी की, और ए की आंटी है कौन? सी, यानी सी जो है वो ए की आंटी है। और बी के पिता के 2 बच्चे यानी बी के जो पिता हैं उनके 2 बच्चे हैं, यानी बी के ये पिता हैं, मीन्स इनके 2 बच्चे हैं, यानी ये इसी फॉर्म में आएंगे यहाँ पर। एक पुत्र और एक पुत्री। यदि ए एफ का पुत्र है, ए एफ का पुत्र है तो एफ का सी से, तो अब यहाँ पर एफ ए का ए जो है वो पुत्र है एफ का, तो एफ का सी से क्या संबंध है रहेगा? ठीक है, भाभी, बुआ, बहन या चचेरा भाई। तो मीन्स ए जो रहेगी, ध्यान से देखिए, ए एफ का सी से क्या संबंध रहेगा? क्योंकि इक्वली, एक तो इक्वल जनरेशन में है मेन, तो मीन्स या तो भाभी हो सकती है या बहन हो सकती है, ठीक है। देन जो राइट आंसर रहेगा, एफ का सी से क्या संबंध है? एफ सी जो है वो एफ की भाभी है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अब इसमें क्या है,
तीन तीन का डिफरेंस है इसमें, यानी आप इसको ऐसे लिख लीजिए 98, 95, 86, 82, 66, देन 36। अब यहाँ पर तीन तीन का डिफरेंस, 8 में से 3 गए 95, अब 15 में से 6 गए 9, ठीक है, यहाँ पर 9 का, देन 6 में से 2 गए 4, 12 में से 6 गए 6, 16, और 6 में से क्या माइनस करें कि यहाँ पर क्या है, यानी 3 4 चुक्के 16, यानी 3 का ये वर्ग है, 4 का ये वर्ग है। देन अब इसमें से देख लीजिए 36 में से आपको क्या माइनस करना है, क्योंकि 2 तरीके हैं। अब ऑप्शन में से उठाना है। अब 66 है, 66 में से आप क्या घटाएंगे, यानी इसमें हम ले लेते हैं 61। अगर यहाँ पर 61 हो तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 5 5 5, 6 में से 1 गया 5 और 6 में से 3 गए 2, तो ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, यानी वर्ग। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर कथन दिए गए हैं, उसके बाद विकल्प दे रखे हैं। कथन को सत्य मानते हुए चाहे वह अलग भी हो, भिन्न भी हो, तो आपको निर्णय करना होगा कि जो दिए गए कथन है उनमें से कौन सा जो निष्कर्ष है वो तर्क संगत रूप से निकलता है। कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, यानी कोई भी कौवा जो है क्या है, पक्षी नहीं है, यानी कौवा और कोई भी कौवा पक्षी नहीं है। सभी पक्षी जंतु हैं, यानी सभी जो पक्षी हैं, जितने भी जो पक्षी हैं वो क्या हैं, जंतु हैं। अब निष्कर्ष देख लीजिए, कुछ जंतु कोए हैं, कुछ जंतु कोए हैं। अब कुछ जंतु कोए हैं, नहीं हैं। कुछ जंतु पक्षी हैं, अब कुछ जंतु पक्षी हैं, कुछ जंतु पक्षी हैं। कोई भी जंतु कौवा नहीं है, कोई भी जंतु कौवा नहीं है, ये भी ठीक है। अब इसमें से देख लेते हैं 1 और 2 और 3, 1 और 3, 2 या 3, तो इसमें से या वाला जाएगा, क्योंकि कुछ जंतु कोए हैं और कोई भी जंतु कौवा नहीं है, कि या तो निष्कर्ष 2 या फिर निष्कर्ष 1 या 3 में से 1 निकलता है, तो 1 में से 3 निकलता है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कि सबसे पहले बिल्कुल ये वाला जो प्रश्न है वो बिल्कुल कॉमन सेंस पे काम करता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले विद्यार्थी होता है, ठीक है। सो 1 वाले ये 2 ऑप्शन ऑलरेडी कैंसल्ड। सबसे पहले विद्यार्थी, फिर विद्यार्थी कहाँ जाता है, विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। शिक्षा ग्रहण करता है, फिर उसके बाद उसको उपाधि मिलती है, देन इंटरव्यू होता है, फिर इंटरव्यू के बाद नौकरी मिलती है, नौकरी के बाद सेवानिवृत्ति होती। नेक्स्ट है, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए युग्म की दोनों संख्याएं। अब 7 और 32 मीन्स कई तरह से हो सकता है। अगर जैसे इसको जोड़ के देख लेते हैं, 3 और 2 5 या 3 दूनी 6, मीन्स कोई सा भी नहीं है इसमें से। तो अब अगर 7 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 8 और डिवाइडेड बाय 32, यानी ये हो जाएगा 4। तो इसी तरह इसमें देख लेते हैं, 16 में अगर 1 ऐड किया 17 और 17 को इससे डिवाइडेड किया तो ये भी नहीं होगा। देन
ऑप्शन डी उठा लेते हैं। 13 में 1 ऐड किया 14 और डिवाइडेड बाय 98, 14 सत्ते 98। मीन्स बिल्कुल आप देख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि किस टेबल में कौन सा अक्षर आता है। जैसे 14 के पास उसमें टेबल में यहाँ पर 1 ऐड करके एकदम से 98 सॉल्व हो जाएगा। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है यदि संख्या 4 निचले फलक पर है, यानी यहाँ पर सामने दे रखी है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई दे, क्योंकि इसी से ही ये क्वेश्चन बहुत इजी रहता है और सामने से इसको देख के ही सॉल्व करना होता है। तो इसमें क्या करना है आपको कि जैसे दोनों पासे की स्थितियाँ दे रखी हैं 4 के नीचे, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसमें 2 के पीछे जो फलक संख्या है वो 4 3, ठीक है ना। 2 के पीछे जो 4 3 5 और 6 है, तो 2 के विपरीत फलक पर क्या रहेगी, एक ही संख्या होगी। तो इसी तरह अगर हम 4 को घुमाते हैं, यानी ये 4 है, इसको घुमाते हैं तो इसके अपोजिट 3 संख्या रहेगी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आप इसको जैसे जो पासा होता है रियल, उसको भी देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं कि उसी तरह से ही होगा, क्योंकि अगर रियल में अगर इसको करके देखते हैं तो जल्दी समझ आता है एग्जाम्स में भी। नेक्स्ट है किसी कूट भाषा में कंप्यूटर को OCR, तो ये देख लीजिए वर्ड्स अपोजिट करके लिखे गए हैं। सो इस तरह के क्वेश्चन में आपने एकदम क्या करना है कि इसको चेक कर लीजिए। COMPUTER, तो इसमें क्या किया गया है OCR, ठीक है। देन OCR EPM एंड TU, तो बिल्कुल ये देख लीजिए इसको अपोजिट करके लिखा गया है। CO का OC और ये देख लीजिए ERRE, तो इसी तरह से आपने डॉटर को भी कर देना है। DAUGHTER सेम रहेगा, तो आपने DA का करना है AD, तो यानी AD, और ER तो सेम RE, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा RE। तो ये दोनों ऑप्शंस इसमें आ रहे हैं सेम, इसमें ER है, इसमें TH है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप चेक भी कर लीजिए इसको। AD, देन GU, ये GU है, देन TH ये TH है। तो बिल्कुल ऐसे क्विक और एक्यूरेट आंसर पर आपने पहुंचना है। नेक्स्ट है 2 मिश्रणों में दूध और जूस का अनुपात 2:1 और 4:5 है। यदि दोनों मिश्रणों की समान मात्रा को आपस में मिलाया जाए तो इससे बनने वाले, तो इसमें क्या करना है आपने, जैसे दोनों मिश्रण हैं, अगर एक समान मात्रा यानी सेम अगर अनुपात में बनाया जाए तो जो परिणामी मिश्रण क्या होगा, परिणामी हो जाएगा 1 गुना 2/3 प्लस 1 गुना 4/9, यानी ऐड हो जाएगा 4/9, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 4/9, ठीक है। देन ये हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा इसका 6 + 4 = 10/9, तो ये हो जाएगा 10/9। तो परिणामी जो रिजल्ट यानी पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 1 गुना 1/3, ठीक है, और प्लस 1 गुना 5/9, तो इसको सॉल्व करके जाएगा 9, 3 + 5 8/9। तो अब दोनों आ गए हैं 10/9 और 8/9, तो ये हो जाएगा 10:8 और 5, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 10:8 बराबर 5:4। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जिस प्रकार सिनेमा का संबंध दर्शकगण से है उसी प्रकार चर्च का संबंध ध्यान, समागम, एकाग्रता या प्रार्थना। तो जैसे सिनेमा का संबंध दर्शकों से है उसी प्रकार चर्च का संबंध समागम से होता है। जैसे सिनेमा में दर्शकगण होते हैं तो चर्च में
समागम होता है। एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, वह मेरे पिता की बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। तो विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है? तो अब इसने क्या कहा है कि मेरे पिता की बहन यानी बुआ। तो बिल्कुल आप इसको माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। यानी विपिन कह रहा है कि मेरे, यानी ये विपिन है, ये विपिन है, मेरे पिता की बहन यानी विपिन की बुआ, ठीक है ना। बहन की माँ, बहन की माँ कौन? विपिन की दादी। दादी के इकलौते बेटे कौन? विपिन के पिता की बेटी हैं। तो यानी इसकी बहन हुई, तो बहन भाई हुए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो राइट आंसर रहेगा विपिन को उस लड़की से क्या संबंध है? विपिन उसका भाई है। नेक्स्ट है, शशिकला लंबी दौड़ के लिए अपने घर से निकलती हैं और अपने घर से शुरू करती है। उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर दौड़ती है, फिर वह दाईं, यानी उसका दायां हो जाएगा, फिर वह दाईं और मुड़ती हैं, 3 किलोमीटर दौड़ती हैं, फिर यानी 4 किलोमीटर, फिर वह दाईं और मुड़ती है 3, फिर वह बाएं मुड़ती हैं, यानी इसका बायां हो जाएगा ये 4 किलोमीटर, और अंत में वह दाईं और मुड़ती हैं, इसका दायां हो जाएगा इधर, और 3 किलोमीटर दौड़ती है। और स्टेडियम में, यहाँ पर स्टेडियम आ जाता है, रुकते स्टेडियम और शशिकला के घर के बीच सबसे न्यूनतम, यानी ये शशिकला का घर है, तो इसका घर की दूरी क्या होगी? यानी ये घर है और ये दूरी हमें निकालनी है। तो ये दूरी हो जाएगी, यानी ये देख लीजिए इसका डायग्राम कंप्लीट अगर हम करें इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा, यानी ये 4 किलोमीटर, ये 4 और ये ऊपर ये 4, यानी ये 8 किलोमीटर हो गया है, और 3 और 3 यानी ये 3 और ये 3, ये 6 किलोमीटर। तो इट मीन्स ये हो जाएगा घर से स्टेडियम की दूरी, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 36 प्लस 64 100, यानी 10 किलोमीटर। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है। अब सचिन जो है, सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है और राज दाएं से, अब राज दाएं से 7वां, ये बायां है दायां। अगर वे स्थान का आदान प्रदान करते तो सचिन बाएं ओर से 16वां, अब सचिन इधर से 16वें नंबर पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल टोटल लड़के निकालने हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, पहले जो इनका स्थान था यानी 11 प्लस 4 प्लस 7, ठीक है, तो ये हो जाएंगे टोटल 22। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।